पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं ने जब उज़्बेकों के विरुद्ध बलख पर अभियान किया तो उसने अपने भाइयों को बलख पहुंचने के लिए लिखा। मिर्जा हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान बादशाह का आदेश पाकर बलख के लिए तुरंत रवाना हो गए, किंतु मिर्जा कामरान और मिर्जा अस्करी पुरानी शत्रुता का ध्यान करके हुमायूं की सेवा में नहीं पहुंचे। अपने भाइयों के असहयोग के कारण तथा अपनी सेना की कायरता के कारण हुमायूं को एक बार फिर से शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा था। हुमायूं की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मिर्जा कामरान ने अपने चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान की पत्नी को एक प्रेम पत्र भिजवाया। दर्शकों को स्मरण होगा कि हुमायूं ने अपने सौतेले भाई कामरान को कोलाव का तथा अपने चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को जफर दुर्ग का गवर्नर बनाया था। मिर्जा सुलेमान की पत्नी बहुत सुंदर थी तथा मिर्जा कामरान की बहुत दिनों से उस पर कुदृष्टि थी। कामरान का विचार था कि मिर्जा सुलेमान तथा मिर्जा हुमायूं उज़्बेकों द्वारा मार डाले जाएंगे, अतः कामरान की दृष्टि में मिर्जा सुलेमान की पत्नी को पाने का यह एक अच्छा अवसर था। मिर्जा कामरान ने बेगी आगह नामक एक स्त्री के हाथों एक पत्र और एक रूमाल अपने चचेरे भाई सुलेमान की स्त्री हरम बेगम के पास भिजवाया। बेगी आगह ने कोलाव से जफर दुर्ग पहुंचकर वह पत्र और रूमाल हरम बेगम के सामने रख दिया और उसे मिर्जा कामरान की ओर से मौखिक संदेश भी दिया। बेगी आगह की इस धृष्टता को देखकर हरम बेगम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यह पत्र और रूमाल सुरक्षित करके रखो और जब मिर्जा कामरान बाहर से लौट कर आएं तो ये दोनों चीजें उनके सामने पेश करो। इस पर बेगी आगह ने हरम बेगम को समझाने का प्रयास किया। हरम बेगम ने बेगी आगह की ओर बड़ी घृणा और क्रोध से देखते हुए अपने सैनिकों से कहा कि इस बुढ़िया को पकड़ लो तथा मिर्जा इब्राहिम को हमारी सेवा में आने के लिए कहो। मिर्जा इब्राहिम हरम बेगम का युवा पुत्र था। जब इब्राहिम ने अपनी माता के कक्ष में आकर सलाम किया तो हरम बेगम ने इब्राहिम से कहा कि अपने पिता के लौटकर आने तक तुम इस दुष्ट स्त्री को पकड़ कर रखो। बेगम के आदेश की पालना की गई। कुछ लेखकों के अनुसार हरम बेगम स्वयं तलवार हाथ में लेकर शत्रु से युद्ध लड़ा करती थी और सदैव युद्ध में अपने पति सुलेमान के साथ जाया करती थी, किंतु इस बार वह युद्ध में नहीं गई थी। जब मिर्जा सुलेमान बलख से लौटकर आया तो हरम बेगम ने अपने पति सुलेमान तथा अपने पुत्र इब्राहिम को बुलाकर उनसे कहा कि मिर्जा कामरान ने तुम दोनों को कायर समझ लिया है, इसीलिए उसने मुझे ऐसा पत्र लिखा है। मैं उसकी भैयों लगती हूं, फिर भी उसने मुझे ऐसा पत्र भेजा है। उस काल में मुगलों में छोटे भाई की पत्नी को भैयो कहा जाता था। हरम बेगम ने कहा कि मैं इसी योग्य हूं कि मुझे ऐसा पत्र लिखा जाए। यह स्त्री जो है तो इंसान की औलाद, किंतु ऐसा वाहियात पत्र लेकर आई है। इस औरत के टुकड़े करवाए जाने चाहिए, क्योंकि यह न तो मुझसे डरती है और न तुम दोनों से। हरम बेगम की ऐसी कठोर बातें सुनकर मिर्जा सुलेमान ने बेगी आगह के टुकड़े कर दिए तथा बादशाह हुमायूं को पत्र लिखकर उसे पूरे प्रकरण की सूचना भिजवाई। मिर्जा सुलेमान ने हुमायूं को लिखा कि मिर्जा कामरान हमसे शत्रुता करना चाहता है, इसलिए उसने बादशाह के आदेश की अवहेलना करके बलख पहुंचने में कोताही की है और मेरी पत्नी को ऐसा छिछोरा पत्र भिजवाया है। जब कामरान को ज्ञात हुआ कि मिर्जा सुलेमान ने बेगी आगह को मार डाला तथा बादशाह हुमायूं को शिकायत लिख भेजी, तो कामरान को बादशाह हुमायूं का भय सताने लगा। उसने अपने पुत्र अबुल कासिम को मिर्जा अस्करी के पास भेज दिया और अपनी बेगम खानम से कहा कि वह अपनी पुत्री को लेकर
खोस्त तथा अंदराब चली जाए तथा मेरा संदेश आने तक वहीं पर रहे। इसके बाद कामरान स्वयं अपनी एक पुत्री आयशा सुल्तान बेगम को अपने साथ लेकर कोलाब से टालिकान की ओर चला गया। मिर्जा कामरान को आशा थी कि चूंकि उसकी पत्नी खानम उजबेगों की बेटी है, इसलिए उजबेग खानम को तंग नहीं करेंगे। किंतु जिस प्रकार कामरान में कोई नैतिकता नहीं थी, उसी प्रकार उजबेगों ने भी नैतिकता नहीं दिखाई। जब उजबेगों ने खानम को बहुत कम अनुचरों के साथ खोस्त एवं अंदराब की पहाड़ियों में यात्रा करते देखा, तो उन्होंने खानम और उसकी पुत्री को लूट लिया। खानम ने अपना सर्वस्व लुटाकर अपने प्राण बचाए और बड़ी कठिनाई से अपने पीहर वालों के पास पहुंची। मिर्जा कामरान को बलख में हुई हुमायूं की पराजय के समाचार मिल चुके थे। हालांकि कामरान यही चाहता था, किंतु जब उसने सुना कि हुमायूं जीवित ही काबुल पहुंच गया, तो कामरान समझ गया कि अब जीवन में हुमायूं से किसी तरह की रहम की आशा करना व्यर्थ है। इधर जब हुमायूं को मिर्जा सुलेमान का पत्र मिला, तो उसने उसी समय काबुल छोड़ दिया तथा कामरान को पकड़ने के लिए टालिकान की ओर चल पड़ा। जब हुमायूं किपचाक घाटी में पहुंचा, तो कामरान ने उसे देख लिया। कामरान हुमायूं के पीछे लग गया। जिस समय हुमायूं एक तंग एवं नीची घाटी से निकल रहा था, तब कामरान ने अचानक पहाड़ी के ऊपर प्रकट होकर लोहे के किसी शस्त्र से हुमायूं के सिर पर करारा वार किया। उस समय हुमायूं सिर पर एक पगड़ी पहने हुए था और पगड़ी के नीचे लोहे की एक टोपी भी थी। हालांकि टोपी और पगड़ी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किंतु हुमायूं का सिर फट गया तथा उसमें से रक्त की धार बहकर पैरों तक बहने लगी। कामरान ने समझा कि अब हुमायूं का काम तमाम हो गया, इसलिए वह हुमायूं को वहीं छोड़कर भाग गया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि ठीक ऐसा ही एक वाकया हुमायूं के पिता बाबर के साथ भी हुआ था। उस पर भी किसी मुगल ने इसी तरह धोखे से वार किया था। उस समय बाबर एक लंबी टोपी और पगड़ी पहने हुए था। बाबर की टोपी और पगड़ी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था, किंतु बाबर के सिर से भी रक्त की धार बहने लगी थी। जिस तरह बाबर भी उस हमले के बाद जीवित बच गया था, उसी प्रकार हुमायूं भी बच गया। वस्तुतः गुलबदन बेगम ने पूरा विवरण नहीं लिखा है। किपचाक घाटी में हुमायूं और कामरान की सेनाओं के बीच सन्मुख युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की सेना परास्त हुई और हुमायूं को घायल हो जाने पर अपने प्राण बचाकर बदख्शां की तरफ भागना पड़ा था। मिर्जा हिंदाल तो वहां था ही, मिर्जा सुलेमान भी अपने पुत्र इब्राहिम एवं एक सेना के साथ बदख्शां पहुंच गया। इन सेनाओं के साथ हुमायूं काबुल लौट गया। मिर्जा सुलेमान और मिर्जा इब्राहिम हुमायूं को छोड़ने के लिए काबुल तक साथ आए। मिर्जा कामरान ने अपनी सेना के साथ इन लोगों का पीछा किया, किंतु मिर्जा सुलेमान की सेना साथ होने के कारण कामरान हुमायूं पर हाथ नहीं डाल सका। अगली कड़ी में देखिए, हरम बेगम ने अपने जेठ हुमायूं को विशाल सेना तैयार करके दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।